आज के हम लोग जो कि है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो है क्लास है, जिसमें कि हम लोग आज लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा था एक है तुमको जैसे अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये हम लोग करते हैं डिसाइड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले वो है या नहीं, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन के लिए क्या करते थे हम लोग, CO से रिएक्शन कराते हैं, तो उससे कि कार्बन ऑक्सीडाइज टू CO और CO2 एंड H हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2O, और उसका अमाउंट उसको जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का वाटर का जो टेस्ट है उसके आधार पर हम लोग टेस्ट में CO से 4.5 H2O अगर बना लेता है तो वाटर का टेस्टिंग हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें कोई भी जलता हुआ चीज ले जाएंगे, बुझ जाए या लाइम वाटर को वो मिल्की कर दे, जिसका रिएक्शन भी देखा होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन, इन सबों के टेस्ट के लिए हम लोग इसके लिए हम लोग करते हैं जो कि लेंस से टेस्ट करते हैं, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, और उसके आधार पर डिफरेंट जो है प्रेसिपिटेट के कलर या सॉल्यूशन के कलर के आधार पर हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पता करेंगे कि ये जो कोई भी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट किस परसेंट में है, और इससे परसेंटेज निकलेगा, उससे फिर एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद उसका जो है उसका स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर सकते हैं उसके कंपैरिजन के आधार पर, और इस प्रकार से इसका जो है कंपाउंड का पूरी तरह निर्धारण हो सकता है, डिटर्मिनेशन हो सकता है कि कौन सा ये कंपाउंड है। तो उसके लिए ये सब स्टेप है। पहले तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से उसमें कौन कौन एलिमेंट है ये पता कर लीजिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से अलग अलग एलिमेंट के परसेंटेज को आप पता करें, परसेंटेज के आधार पर उसका जो है जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसे इंपेरिकल फार्मूला का डेराइव करें। इंपेरिकल फार्मूला के बाद जो है उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला लाएं, फिर उसमें जो स्ट्रक्चर उससे जो पॉसिबल हो सकते हैं उसके कुछ टेस्ट करके उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करें, उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। देयरआफ्टर उस कंपाउंड का पूरी तरह स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला सारा डिसाइड करने की ये प्रक्रिया होती है, और इस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग पूरी तरह डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो उसका एक स्टेप ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले हम लोग ने डिसाइड करेंगे परसेंटेज ऑफ, मतलब कि अमाउंट जो कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन का पहले डिसाइड करेंगे हम लोग। द ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रीटेड विथ CuO, it convert carbon to carbon dioxide and hydrogen to water. The CO2 is absorbed in कास्टिक पोटास। ये सब याद करोगे किसमें एब्जॉर्ब होता है, ये कास्टिक पोटास KOH में। KOH का मिक्सचर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, एंड वाटर इन CaCl2, तो CaCl2 में इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जितना कि अमाउंट इसमें बढ़ेगा, जितना कि इसका मास जो है इसको माइनस कर लेंगे, जैसे कि KOH का जितना अमाउंट मास बढ़ेगा इससे इसका मास पता चल जाएगा हमको, CO2 का मास, और CaCl2 जो है हमको CaCl2.5H2O के रूप में एक हो जाता है। तो CaCl2 जो एब्जॉर्ब करेगा उसके मास में जितना कि राइज होगा वो किसका मास बता देगा हमको, H2O का। इस तरह से हम लोग को मास ऑफ CO2 एंड H2O इज कैलकुलेटेड। मास ऑफ CO2 इन H2O इज ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और आपका, और इसके आधार पर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा अब इसका जो है अमाउंट कितना होगा कार्बन का, उसमें परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट निकल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम अगर है तुमको, इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12 प्लस 16 × 2 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होगा। तो जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का तो उतना उसके 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन, तो 1 में कितना हो गया, न्यूट्री मेथड से आप क्या कर लीजिए उतना अमाउंट में निकाल लीजिए। लाइकवाइज H2O में क्या होगा, 18 ग्राम वाटर कंटेंस 2 ग्राम क्या चीज, हाइड्रोजन। हेंस क्या कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे उसमें कितना हाइड्रोजन का अमाउंट होगा, उसका परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि हमारा जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है 12.20, उसको देख लेते हैं। तुमको इसी तरह का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसी में सीख जाओगे। एनसीईआरटी एग्जांपल 12.20,
तो क्वेश्चन इसमें रीड करो, कितना अमाउंट दिया हुआ है? कंपाउंड, हाँ ठीक है, इसको बाद में डाटा जरूरत पड़ेगा। चलो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया हुआ है 0.198 ग्राम। जैसा अभी बता रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकाल लीजिए पहले। CO2 इक्वल टू 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 44 ग्राम। तो 44 ग्राम यूनिटरी मेथड में ये लिख सकते हैं 44 ग्राम CO2 है। इसमें देखो एक मतलब 12 ग्राम कार्बन, ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। इसलिए 1 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूनिटरी मेथड जो कि 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, जो कि उससे बना रहे हैं 0. कितना 198 ग्राम 18 12 बाय 44 इंटू 0.198 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। तो ये कितना अमाउंट आया कैलकुलेट करके वहां देख रहे हो किताब में मिल रहा है। 12 बाय 44 इंटू 0.198 कितना है? हाँ तो कितना आंसर होगा ना, परसेंटेज डायरेक्ट निकाल देगा। और परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, ये निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो हमको मास बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, कार्बन का मास कितना होगा? 12 बाय 44 इंटू 0.198 किसका हो गया? मास ऑफ कार्बन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.246 इंटू 100, मतलब 100 ग्राम में इतना ग्राम कार्बन, 100 में कितना, दैट मींस कितना कार्बन परसेंटेज हो गया? 41.9% हो गया। तो आई होप कि प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का सेम काम हम लोग H2O के लिए करेंगे। ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम H2O हैज 2 ग्राम वाटर, 2 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 के लिए कितना हो गया? 2 बाय 18, इसलिए कितना का है वाटर का मास? 0.1014, 2 इंटू 0.1014 बाय 18, इतना ग्राम आ गया हाइड्रोजन का मास। अब है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, आ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या जाएगा? 2 बाय 18 इंटू 0. कितना है? 1014 बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.246 इंटू 100 दैट्स इक्वल टू कितना? दैट्स इक्वल टू 4.58% क्या हो गया इसमें? हाइड्रोजन का मास परसेंटेज आ गया। तो पहले क्या किया इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में तुमको निकाल लिया 44 ग्राम में 12 ग्राम, इतना जितना ग्राम है इतना ग्राम कार्बन, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना ग्राम कार्बन, तो 100 में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया, लाइकवाइज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया। जैसा कि तुम फर्स्ट चैप्टर में बनाए भी होगे ऐसा क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल था तुमको, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन का हमने परसेंटेज क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, किस ढंग से हम निकालते हैं। दूसरा हम लोग का है नाइट्रोजन का निकालना अमाउंट, नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपाउंड में क्या होगा इसको डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं नाइट्रोजन के डिटर्मिनेशन के लिए। हमको पास दो मेथड है, एक ड्यूमा मेथड है जिसमें नाइट्रोजन को CuO से रिएक्शन करा के उसको N2 में कन्वर्ट कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनते हैं उस प्रोसेस में उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर तो खैर उसमें गैस के रूप में रहेगा ड्यूमा मेथड में, तो उसका वॉल्यूम को हम लोग मेजर कर लेते हैं। उसका मतलब कि जो एक प्रेशर है उसके कारण उसका हम लोग अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन बना करके क्या था, उसका एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन का। और एक केल्डाल मेथड होता है जिसमें कि उसको अमोनिया बनाया जाता है, H2SO4 से रिएक्शन करा करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, अमोनिया में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग इसका जो है देख लेते हैं एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसके लिए पहला मेथड है ड्यूमा मेथड, ड्यूमा मेथड। The compound containing nitrogen is heated with CuO,
हीटेड विथ CuO से करते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड द CO2 प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड इन कास्टिक पोटाश KOH में, ये हो गया। द प्रोड्यूस्ड N2 and water vapor is collected over the tube, overhead container। ओवरहेड कंटेनर में क्या कर लेंगे, क्योंकि हवा से ये हल्का होता है एयर से, तो इसको जो है वो ओवरहेड कंटेनर में तुमको क्या कर लेंगे, इसको N2 और H2O का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। और यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन और अदरवाइज जो भी आपके लिए मेथड सुटेबल हो, द mass of N2 is calculated, hence percentage is calculated, percentage is obtained, hence percentage of nitrogen is obtained। इस प्रकार से क्या होगा, परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, तुमको एनसीईआरटी का एग्जांपल 12.21। तो पहले क्या करेंगे, इसका डेमो मेथड में समझ में आ गया होगा कि उसको किस रिएक्शन कराना है CuO से, जिससे कि वह जो है तुमको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि पिछले में भी देखे, वाटर हाइड्रोजन H2O में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना और नाइट्रोजन N2 के रूप में सेपरेट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन N2 गैस को क्या कर लीजिए, कलेक्ट करना है, N2 और वाटर वेपर को कलेक्ट कीजिए, वाटर और KOH को कास्टिक पोटाश के मिक्सर से गुजारिए, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका। बचेगा आपका मिक्सचर में कौन कौन, N2 गैस और वाटर बचेगा। तो वाटर का जो एक्वस टेंशन होता है, उसका जो किसी टेम्परेचर प्रेशर होता है, उसका वैल्यू पता होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका क्या प्रेशर होगा। तो उसका प्रेशर को अगर लोग माइनस कर देंगे एक्वस टेंशन को, तो हमको किसका प्रेशर निकल जाए, प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस पता हो जाएगा। प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस पता चल गया तो उसका उसमें कितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको पता होगा, जिस टेम्परेचर पर उसका जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम लोग वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया तो PV = nRT, या तुमको इसके और अदरवाइज जैसे भी आपको निकालना हो उसका मास को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा समझने के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12.21, चलो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन यूनिक कंपाउंड, उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी कंपाउंड कितना ml, इसको PV = nRT पर ही फिट कर देते हैं, PV = nRT। चलिए हाँ, तो 50 ml नाइट्रोजन है, तो प्रेशर ऑफ, देखो नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकला, एक टेंशन दिया हुआ होगा 15 mm, तो ये देखो 715 mm टोटल है, उसमें 15 mm वाटर वेपर का घटाओगे तो दैट्स गोस 700 mm ऑफ Hg प्रेशर, 700 mm ऑफ Hg प्रेशर आ गया ड्यू टू नाइट्रोजन के कारण। ये अगर टोटल 715 आया, उसमें 15 ml वाटर वेपर का है, 15 mm, तो उसको तो माइनस कर दिए क्योंकि हमको N2 के प्रेशर। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे आते हैं, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग कन्वर्ट करना, तो 760 डिवाइड कीजिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। 50 ml है तो 50/1000 कर लीजिए, ml को लीटर बदल दिए, दैट्स इक्वल टू मास हो गया तुमको, मास आई हैव टू कैलकुलेट m बाय मोलेकुलर वेट N2 का 14 × 2 28, R का वैल्यू आई होप कि याद होगा 0.083, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर पर मोल पर केल्विन इंटू 300 केल्विन। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इससे मास ऑफ क्या आ गया तुम्हारा, इससे नाइट्रोजन आ जाएगा। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 700/760, ये 1/20 हो जाएगा तुम्हारा, और ये 28 से गुना होगा तो 28/20, दैट इज 28/20 1.4 हो जाएगा। यहाँ तक ये कैलकुलेशन 1.4 तो m = लिख लेते हैं 35 × 1.4/38, और ये तुम्हारा बाय 0.083 × 300, ये आ गया तुमको, इतना आ गया तुम्हें इसका कैलकुलेशन। और ये तुम्हारा आ गया 35/38, ठीक है, 3 से कोई कैंसिल नहीं होगा, तो इतना क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा इतना ग्राम आ गया। ये किस यूनिट में आ गया मेरा, ग्राम ऑफ क्या निकल गया तुमको,
मास ऑफ ये क्या निकल, नाइट्रोजन निकल गया, मास ऑफ नाइट्रोजन निकल गया। तो अब इसका परसेंटेज निकलना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इतना दिया, उतना में इतना ग्राम नाइट्रोजन, तो 100 में कितना ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अब निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना होगा तुमको, ये मास आ गया 35 इंटू 1.4 इंटू क्या हो गया 1.4 और इंटू हो गया तुमको इंटू 1.4 और तो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर नहीं है पर नहीं, ठीक है बाय में जाएगा ये 38 इंटू 0.083 इंटू 300 और कितना है मास ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ 0.3 ग्राम सिर्फ 0.3 इंटू 100 कितना परसेंटेज है 17.46%। तुम्हारे बुक में जो तुमको जो सॉल्व किया हुआ है तुम्हारे बुक में इस मेथड के पीवी और एनआरटी के बजाय वो क्या किया है, पहले मतलब अल्टरनेटिव मेथड कह सकते हैं इसको, अल्टरनेटिव मेथड P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसके हेल्प से क्योंकि मास ऑफ उसका मतलब उसको जो है एसटीपी पे कन्वर्ट कर लिया गया है कि एसटीपी पे इसका कितना वॉल्यूम होगा और उस वॉल्यूम का मास जो एसटीपी पर 22.4 लीटर का मास उसका कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का N2 28 ग्राम के आसपास। तो देखो इसका कैसे प्रयोग करेंगे, इसको कन्वर्ट करा, इसको बदल देगा P1 V1 बाई T1। जैसे P1 मान लेते 700 mm हुआ तुम्हारा, अभी वॉल्यूम कितना था मेरा 50 ml था, ये 50 ml था ना मेरा, अब बाय क्या होगा तुमको 300 केल्विन था ये टेम्परेचर। अब इसको ले जाना है एसटीपी पर, एसटीपी पर कितना होता है प्रेशर 760 mm और आपको वॉल्यूम नहीं पता, ये V2 ml में निकल जाएगा बाय T2 दैट इज 273 केल्विन। यही हो गया तुम्हारा। इससे क्या निकाल लिया गया, इसका V2 का कैलकुलेट कर लिया गया, कितना वॉल्यूम उसका दिया हुआ है तुम्हारे किताब में कितना आया है 41.9 ml, तो इतना आ गया इसका। तो अब ये लिखता है 22.4 लीटर का मतलब 22,400 ml एज 22.4 लीटर को लिखते 22,400 ml। N2 हैज मास 28 ग्राम, इसलिए कितना 41.9 है ना, ml का मास कितना हो जाएगा, तो 28 इंटू 41.9 बाय 22,400 इतना क्या हो गया इसका मास हो गया। फिर ये परसेंटेज यहाँ से निकाल दिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा फिर इतना में इतना ग्राम तो इतना ग्राम। तो अल्टरनेटिवली इस ढंग से भी क्या करते हैं मास मतलब ये तुमको क्या किया गया, ये वॉल्यूम ही एसटीपी पे निकाल के उसका मास किसका प्रयोग यूज कर लिया 22.4 लीटर का यूज करके उसको फाइंड आउट कर लिया गया है। तो ऐसा भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा अगर डीमा मेथड हो गया नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए, ये डीमा मेथड से हम लोग इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन के लिए केल्डाल मेथड। तो केल्डाल मेथड में जो है नाइट्रोजन को हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे हम लोग H2SO4 से, जिससे कि वह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और उस अमोनिया को हम लोग टाइट्रेशन के द्वारा उसको जब H2SO4 से ही टाइट्रेशन कराते हैं फिलहाल उसके बाद, और जिसके आधार पर हम लोग जो है अमोनिया का अमाउंट पता कर लेते हैं। और अमोनिया का अमाउंट पता करके नाइट्रोजन का उसमें 17 ग्राम में 5 ग्राम हो जाएगा, 17 ग्राम में 14 ग्राम। NH3 का मोलिकुलर वेट आएगा 17, 14 प्लस 3, तो उससे हम लोग फिर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा लाइन लिख देते हैं, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12.22, उससे तुमको बाकी समझ में आ जाएगा। अमोनिया का जो अमाउंट को टाइट्रेशन के द्वारा जैसे कि देते हैं कि एक नोन अमाउंट तुमको नोन जो मोलरिटी का और उसका जो वैल्यूम का कोई एसिड से हम लोग क्या करेंगे उसको टाइट्रेट कर सकते हैं और उसके आधार पर हम लोग उसका मास को उसका वॉल्यूम अमाउंट मोल इस हमको पता कर सकते हैं। जैसे देखो बी नंबर हो गया इसका नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए केल्डाल, यही स्पेलिंग है ना KJELDAH DAHHL केल्डाल मेथड। तो केल्डाल मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड containing nitrogen is treated with conc H2SO4. Nitrogen is converted to ammonia.
नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया NH3 which is titrated against acid to know the percentage of to know the amount of ammonia, to know the amount of NH3 produced. तो इसका प्रोड्यूस करने के लिए और जिसको कि उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जैसे कि इसको कैलकुलेशन करके ही इसको दिखाते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कितना ले लें, 22 नंबर ना, 12.22। देखो इसको कैसे करते हैं उसी प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन को रीड करो। General estimation of nitrogen. Neutralize 10 ml of 1M H2SO4. Find out the percentage. 10 ml 1M H2SO4 को न्यूट्रलाइज करता है। देखो ये क्या होता है, ये जो अमोनिया है इतना से रिएक्शन करता है। अब प्रोड्यूस्ड अमोनिया रिएक्शन करने के लिए कितना लेता है, कितना ml है तुमको, 10 ml और 0.1 मोलेटी H2SO4 से रिएक्शन करा। देखो अमोनिया का रिएक्शन H2SO4 से कैसे होगा, क्या रिएक्शन होगा ये पता कीजिए। अमोनिया जो बना प्लस H2SO4 से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा, NH4 बन गया। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा, 2 अमोनिया, 2 मोल अमोनिया। तो इसका मतलब अगर 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 है तो 2 मोल क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा अमोनिया प्रोड्यूस होगा इससे, या अमोनिया से रिएक्शन क्या होगा इतना। और देखो इसका मोल ऑफ H2SO4 हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ H2SO4 मोलिटी इनटू इट्स वॉल्यूम। मोलिटी इक्वल टू होता है ना मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल इक्वल टू क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, मोल ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये ना। तो मोलरिटी है कितना हमारा 0.1 है और वॉल्यूम है कितना मेरा 10 ml, तो 10 इतना लीटर हो गया। तो 0.1 बाय 100, 1 बाय 1000 हो गया तुम्हारा। ये क्या होगा, 1 बाय 1000 मोल किसका है तुम्हारा, H2SO4 का मोल है तुम्हारे पास। ये रिएक्शन क्या बोलता है कि 1 मोल H2SO4 को रिएक्शन के लिए 2 मोल अमोनिया की आवश्यकता है। तो इसका मतलब मोल ऑफ अमोनिया क्या रहा होगा हमारा, इसका डबल रहा होगा। जितना मोल इसका है इतना मोल से इसके रिएक्शन करने के लिए इतना हमको H2SO4 डालना पड़ा है, 1 बाय 1000 मोल। तो मोल ऑफ अमोनिया क्या रहा होगा, इसका डबल रहा होगा ना। तो मोल ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, मोल ऑफ NH3 इक्वल्स टू 2 बाय 1000, 2 इंटू 1 बाय 1000, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय 500 मोल। तो 1 बाय 500 मोल किसका है तुम्हारा, अमोनिया। और यहां पर एक बात और भी देख लेते हैं, अब अमोनिया के भी मास से हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा। देखो 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन है, यहां से दिख रहा फार्मूला में हमें N एक ही है। तो हम डायरेक्ट यहां पर अब अमोनिया से वो हमको एक्चुअली एस्टिमेशन तो हमको नाइट्रोजन का करना है, हमको अमोनिया तो मेरा क्या बीच का इंटरमीडिएट है। तो हम डायरेक्ट यहां पे मोल ऑफ किसका पता कर पाने में सफल है, अब नाइट्रोजन का, क्योंकि मोल दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा, मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 बाय 500 ही हो गया, 1 मोल में 1 मोल है। अब इससे हम लोग मास ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा, मोल है तुमको 14 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा तुम्हारा, मास ऑफ नाइट्रोजन के तो 41 बाय 500 मोल हो गया इंटू 14, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको 14 बाय 500, 7 बाय 250। ये क्या होगा तुम्हारा, इतना ग्राम आ गया किसका मास, नाइट्रोजन का। अब जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना ग्राम कम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, 0.3 ग्राम, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था 0.5 ग्राम। तो 7 बाय 250 है, तो ये तुमको आ जाएगा मतलब 28 बाय 1000 है। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बाय 0.028 ग्राम है। ये 0.028 ग्राम है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया तुम्हारा, तो 0.2028 कितना बोला था मास, तो 0.5 ग्राम में कितना है, 0.028 ग्राम नाइट्रोजन। तो 100 में कितना, ये होता 56% हो गया। ये कितना 56%,
56% हो गया तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि इसको क्या किए, पहले इससे मोल रिएक्शन, पहले मोल ऑफ H2SO4 निकाल लिए मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से। एक मोल H2SO4 कंबाइन करता है 2 मोल अमोनिया से, उससे अमोनिया का मोल निकला, अमोनिया का मोल और नाइट्रोजन का मोल इक्वल होगा। फिर मोल बराबर क्या होता है, नाइट्रोजन का जब मोल निकल गया तो मोल इक्वल टू कहता है मास बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लिए, फिर उसका परसेंटेज निकाल। सिंपल मैथमेटिक्स का यूज कीजिए। और दूसरा देखो, इसमें जैसे क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट करता है, कुछ क्वेश्चन में जैसे कि तुम देखो इनफैक्ट एक्सरसाइज में भी जो किया है, इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्या बनाता है, इस क्वेश्चन में एक स्टेप और इंक्रीज करता है अक्सर। इसमें क्या कर देगा क्वेश्चन में कि तुमको अमोनिया ये जो H2SO4 जितना रिएक्शन, और ऐसा प्रोसेस भी यही होता है, वो क्या किया जाता है कि H2SO4 जैसे अभी तुमको जो अमाउंट डाल दिया गया कि 10 ml 0.1 मोलरिटी H2SO4 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए लगा, वो क्या किया जाता है क्वेश्चन में कहता है कि पहले जो है तुमको इसको डाल दिया 50 ml 0.1 m H2SO4 डाल दिया, ऐसा मैंने एक्सेस डाल दीजिए। उसमें क्या कहा जाता है कि आप अमोनिया को क्या करते हैं, अमोनिया का चूंकि वीक बेस है तो इसको डायरेक्ट टाइट्रेट करने में नहीं बनता है किसी के साथ। H2SO4 से आप डायरेक्ट टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई इंडिकेटर सुटेबल नहीं होता। इंडिकेटर चाहिए जो कि कलर चेंज करके ही क्या करता है, इसको एस्टिमेट कराता है कहां पे एंड पॉइंट आया। तो वीक बेस और वीक एसिड के लिए कोई भी जो इंडिकेटर होता है कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए बेहतर रिजल्ट नहीं देता है, कोई इंडिकेटर नहीं होता इसका, जो कि वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए क्या हो यूज में आया इंडिकेटर। तो उसमें तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट H2SO4 का अमाउंट आप नहीं निकाल पाइएगा। ये जो अगर प्रोसेस हम देखेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का, तो वो ये डायरेक्ट, ये संभव नहीं कि 10 ml डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक्सेस H2SO4 डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि 50 ml डाल दिया, इतना डाल दीजिए कि उससे ज्यादा नहीं होगा अमोनिया, इतना तय है। मतलब कि जितना अंदाज है उससे क्या डाल दीजिए आप अमोनिया के, अमोनिया की अब जो है जो बचेगा एक्सेस, कौन बचे हमको, अब H2SO4 बच जाए एक्सेस। हमारा टारगेट होगा अमोनिया तो पूरा खत्म हो जाए, H2SO4 क्या हो जाए मेरा, एक्सेस बच जाए। मतलब एक्चुअली जितना अंदाज है उससे क्या डाल देना, ज्यादा ही हमको क्या डालना है, H2SO4 डालना है। उससे क्या होगा कि H2SO4 जो बच जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के NaOH वगैरह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन का इंडिकेटर होगा तुम्हारा। तो NaOH प्लस H2SO4 NaOH से जनरली इससे टाइट्रेट कर लेगा, तो इसका अमाउंट तुमको दे देगा, NaOH का दे देगा कि 20 ml 0.1 मोलरिटी NaOH का जरूरत पड़ा रिएक्शन कराने के लिए। अब इसका जरूरत पड़ा होगा तो इसका मतलब है कि पहले आप कितना मोल डाले, उसको मोल इतना था, अब फिर इस रिएक्शन से निकाले, इस रिएक्शन में H2SO4 का इतना खर्च है, इसका मतलब हुआ कि कितना दोनों को जब माइनस करेंगे उतना मोल, ये तब ये डाटा आएगा हमको, कितना खर्च हुआ ये डाटा अब आएगा हमको। पहले जा डाले जितना मोल वो निकाल लीजिए, फिर इस रिएक्शन में H2SO4 जितना मोल खर्च हुआ उतना मोल तो आपका इसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया था, वो रिएक्शन क्या नहीं किया था, अमोनिया के साथ नहीं किया था, तो उसको क्या कर दिए यहां पर, उसको माइनस किए। तो ये डाटा अब इस स्टेप के बाद ये आएगा कि इतना खर्च, इतना मोल क्या बचा आपका H2SO4 के, आपको किसके रिएक्शन करने में यूज आया है, अमोनिया के साथ। तो ये इनडायरेक्टली आता है तुमको, जो कि तुम एक्सरसाइज में भी देखोगे। आई होप कि तुमको क्वेश्चन उसको देखोगे, अगर दिक्कत होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अगला तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा ये एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एग्जाम्पल समाप्त हो गया ना, केल्डार मेथड का एक ही था ना। तो केल्डार मेथड में यही अमोनिया क्या था, केल्डार मेथड में जो नहीं, जिसे जो कंपाउंड है, जैसे केल्डार मेथड में जो कंपाउंड को नहीं कन्वर्ट है उसका अगर ध्यान रखें तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, केल्डार मेथड में नाइट्रोजन के वो कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप हो या जो N डबल बॉन्ड N हो, और तीसरा कंपाउंड तुमको जिसमें कि रिंग में नाइट्रोजन हो, तो उसको केल्डार मेथड से अमोनिया नहीं बनाया जा सकता है। H2SO4 रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट आप नहीं कर पाइएगा। तो केल्थाल मेथड किसके लिए सुटेबल नहीं है, उसको नोट कीजिए। केल्डार मेथड जो है NO2 नाइट्रो ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं है। एजो ग्रुप नाइट्रोजन इन रिंग, इन सब के लिए इसमें सुटेबल नहीं होगा। ये तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये तुमको पूछा जाता है, इज नॉट सुटेबल केल्डार मेथड, इसके लिए सुटेबल नहीं होगा। इसमें एमोनिया में इसको बदल नहीं पाएगा। कौन कौन ग्रुप के लिए, जिस कंपाउंड में NO2 ग्रुप हो उसमें तुमको ये नहीं नाइट्रोजन के सुटेबल होगा। दूसरा था एजो कंपाउंड, जिस जो कलर डाई वगैरह में जनरली उपयोग आता है, तो एजो कंपाउंड में नहीं होगा। दूसरा तीसरा ग्रुप था जो साइड एरोमेटिक रिंग में जब होगा, इनफैक्ट रिंग में जब नाइट्रोजन रहेगा तो उसमें ये उसको ये अमोनिया में ये कम नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, और इसका मतलब केल्डार मेथड उसके लिए सुटेबल नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए नहीं होगा। ये तीन ग्रुप के लिए NO2 एजो एंड रिंग में जो अमोनिया नाइट्रोजन होगा।
तो अगला है तुमको एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एस्टिमेशन करने के लिए कैरियस मेथड का यूज करते हैं हम लोग। इसके मेथड का नाम है कैरियस मेथड। इसको पहले HNO3 डाल देते हैं इसमें, HNO3 से ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन और अन्य जो भी एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3। पहले इसको ऑक्सीडाइज कर दिए जिससे कि ये सब इसको समाप्त हो जाए। और जब कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हेलोजन प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हेलोजन को हम लोग द मिक्सचर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ AgNO3। HNO3 से रिएक्शन कराने, HNO3 भी डाल दीजिए, उसके बाद AgNO3 से रिएक्शन कराइए। इट कन्वर्टेड HNO3 सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड X मतलब हेलोजन टू AgX। AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जैसा कि पिछले भी तुमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बता रहे थे। AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा AgBr और AgI। AgCl, AgBr या AgI का क्या बन जाएगा, इसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसका प्रेसिपिटेट का कलर याद होगा, व्हाइट होता है, सॉल्युबल इन NH4OH। ये येलो होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन NH4OH अमोनियम सॉल्ट। और ये AgI ये येलो कलर का होता है, इनसॉल्युबल इन NH4OH। ये तुमको प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। इसको बढ़िया से धो करके सुखा लीजिए और इसका अमाउंट को तौल के क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए इसको। ये जो अमाउंट है AgCl इसका जो प्रेसिपिटेट होगा उसको बढ़िया से धो करके फिल्टर पेपर पहले छान लीजिए, उसको पानी से क्या करिए, धो लीजिए और सुखा करके इसके अमाउंट को तौल करके बाहर निकाल लीजिए। और उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि तुमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए देख लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.23 ना। तो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। देखो AgBr का मॉलिक्यूलर वेट पहले निकालिए, चलिए उसका डाटा लेते हैं। AgBr बन रहा है, 108 होता है Ag का और 80 होता है ब्रोमीन का एटॉमिक मास, तो 188 ग्राम हो गया। तो 188 ग्राम AgBr हैज 80 ग्राम ब्रोमीन। 188 ग्राम AgBr हैज क्या हो गया तुम्हारा, बिल्कुल सिमेट्रिकल मेथड सब में 188 ग्राम AgBr हैज 80 ग्राम ब्रोमीन, बिल्कुल करेक्ट। इसलिए कितना कंपाउंड का मास, AgBr का मास आई मीन कितना, 0.12 में कितना हो गया, 80 बाय 80 ना, 80 बाय 188 इंटू 0.12 ग्राम। ये किसका मास निकल गया हमको, Br का। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ Br ब्रोमीन। तो 80 बाय 188 गुना 0.12 था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास बोलिए 0.15 इंटू 100 कितना परसेंटेज हुआ, कितना 04%, 34%। ये तुम्हारा हो गया, क्या समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। AgBr में 188 में 80 ग्राम ब्रोमीन है, तो इतना जो ग्राम 0.12 ग्राम में कितना ग्राम ब्रोमीन हुआ, और फिर 0.1 इतना ब्रोमीन बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.15 इंटू 100। ये तुम्हारा क्या निकल गया, ब्रोमीन का परसेंटेज मास निकल गया। जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का 35.5 जुटेगा, 143.5 आएगा। आयोडीन है तो 127 होता है, तो 127 उसमें ऐड हो जाएगा एटॉमिक मास में उसका। तो जो भी है प्रेसिपिटेट का, तो कैरियस मेथड से ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। अगला है तुमको एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, सल्फर पहले है। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको जो है ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग, या तो यूज करते हैं इसके लिए हम लोग सोडियम पेरोक्साइड या HNO3 डाल देते हैं इसमें। सोडियम पेरोक्साइड या HNO3 से जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो जो सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट के रूप में, और उसको जब BaCl2 सॉल्यूशन के साथ जब कराते हैं तो BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
BSF4 का प्रिसिपिटेट बनाते हैं, जिससे कि उसका अमाउंट उसको क्या करें, फिर छान करके फिल्टर करके उसको अलग कर लें, और उसके बाद उसका अमाउंट को हम लोग क्या कर सकें, फिर पता कर लें। और जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम लोग पता कर लेंगे तुरंत एस्टिमेशन, जैसा जो प्रोसेस है तुरंत बन जाएगा उसका। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, तो इसके लिए क्या करना है, पहले इसको रिएक्शन कराना है Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड या HNO3 से एस्टिमेशन करेंगे, हम ऑक्सीडाइज करेंगे, जिससे कि सल्फर कौन में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर सल्फेट में, और BaCl2 से रिएक्शन करा करके उसको BaSO4 बना करके उसका प्रिसिपिटेट बन जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, द organic compound containing sulfur is oxidized to sulfate SO4 2- by Na2O2 sodium peroxide Na2O2 और HNO3 कॉन्क नाइट्रिक एसिड, ये दोनों में से किसी से ऑक्सीडाइज करके इसको कौन सी बदल लीजिए, सल्फेट में सल्फर को कन्वर्ट कर लीजिए। द सॉल्यूशन ट्रीटेड विथ BaCl2 टू प्रिसिपिटेट एज BaSO4, ये बेरियम सल्फेट के रूप में क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ये बेरियम सल्फेट के रूप में जमा हो जाएगा। तो बेरियम सल्फेट के रूप में ये क्या होगा, तुमको प्राप्त हो जाएगा, नीचे बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। तो बेरियम सल्फेट का जो प्रिसिपिटेट होगा प्राप्त, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको कि BaSO4 से रिएक्शन, BaSO4 का जो प्रिसिपिटेट है उसको धो करके फिर क्या कर लेंगे, हम लोग हटा लेंगे। अब BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा 137 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 233 ग्राम। 233 ग्राम में कितना ग्राम सल्फर है, 32 ग्राम, इसका मेटामॉलिक मास 32, तो 233 ग्राम में 32, तो जितना BaSO4 का मास होगा उसमें कितना, देयर आफ्टर जो है परसेंटेज निकाल लीजिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है तो बोलो, एग्जाम्पल तुरंत हो जाएगा। एग्जाम्पल 12.23 हाँ, ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं तुरंत, मास उसका BaSO4 का मास दिया है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 पहले निकाल लेते हैं। Ba का क्या हो गया 137 होता है, सल्फर का कितना हो गया 32 हो गया, और प्लस 16 गुना 4 दैट्स इक्वल टू 233 ग्राम। 233 ग्राम, तो 233 ग्राम BaSO4 हैज 32 ग्राम सल्फर, इसमें सल्फर का है, इसलिए कितना ग्राम है BaSO4 का मास बोलो, 0.4813 ग्राम में कितना होगा, तो 32/233 इंटू 0.4813 ग्राम, ये हो गया, इसे तो बिल्कुल सीख गया होगा। इसलिए परसेंटेज ऑफ क्या हो गया सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो गया 32 बाय क्या हो गया 233 ना, हाँ 233 है ना, और इंटू कितना हो गया 0.4813 था, और टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 157 इंटू 100 कितना परसेंटेज हो गया 42.10%। तो ये तुम्हारा हो गया इतना ग्राम, ये तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, इस समय कहीं कोई नयापन नहीं है, सारा वही है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट निकालिए उसका क्या हो गया निकल गया। तो सिर्फ उसमें ध्यान देना है कि कैसे उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो पहले जो है ऑक्सीडाइज कर लिए, जो सल्फर था उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए सोडियम पेरोक्साइड या नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करके उसको सल्फेट बनाइए, सल्फेट को BaSO4 के रूप में BaCl2 सॉल्यूशन से कंबाइन कराइए, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा BaSO4 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और BaSO4 का प्रिसिपिटेट को धो करके सुखा करके उसका वेट तोलिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ले लीजिए, कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपने लिया परसेंटेज आपका निकल जाएगा। और इस परसेंटेज का सबका उपयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में क्या करते हैं हम लोग
वर्क करते हैं। और इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है तुमको स्ट्रक्चर वगैरह का डिटर्मिनेशन हो पाता है। सल्फर के बाद है फास्फोरस। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए है फास्फोरस कंपाउंड, फास्फोरस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ conc HNO3 to convert phosphorus into H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा ये फॉस्फोरिक एसिड में क्या हो जाएगा, ये फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 के हेल्प से। और नौ अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट NH4 MOO4, ammonium molybdate is treated with H3PO4 and HNO3 to form ammonium phosphomolybdate NH4 MOO3 इसके रूप में MOO3 येलो प्रिसिपिटेट, ये क्या होगा तुम्हारा येलो प्रिसिपिटेट बनता है, येलो प्रिसिपिटेट। और इसका आप क्या करेंगे, इसका अमाउंट हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जो है ये जो प्रिसिपिटेट है इसको क्या कर लेंगे हम लोग, धो करके इसको निकाल करके इसका सफाई करके निकाल लेंगे। और इसमें कितना फास्फोरस NH4 देखो फास्फोरस का एक ही एटम है पूरा, इसमें इसके पूरे मॉलिक्यूलर वेट में फास्फोरस का मास 31 ग्राम ही होगा। NH4 तो पी फास्फोरस कितने एटम है यहाँ पर, एक एटम है। तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का, उसमें 31 ग्राम कौन होगा, फास्फोरस। तो टोटल में कितना होगा कैलकुलेट करके जैसे निकालते हैं निकाल देंगे। अल्टरनेटिवली दूसरा इसका तरीका यह होता है कि फास्फोरस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम। फास्फोरस का जो कि है तुम्हारा उसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं। और इसमें जो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के बजाय तो इसमें देते हैं एम, जिससे कि ये बन जाता है MgNH4PO4 बनता है, हीटेड टू गिव Mg2P2O7 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा एज प्रेसिपिटेट, इसका बन जाता है। इसमें भी Mg2P2, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, इसमें एक 31 × 2 62 ग्राम इसमें फास्फोरस होगा, ध्यान रहे। तो इसमें देखा 62 ग्राम क्या आ जाएगा, इतना में इसमें 62 ग्राम फास्फोरस आ जाएगा, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। या तो इस अमोनियम फॉस्फोमोलेट जिसका रिएक्शन पिछले लेक्चर में भी लिखा हुआ होगा, तुम लिख सकते हो, उसको रिएक्शन को नहीं लिख रहे हैं। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का तुमको बन जाएगा, उससे तुम अमाउंट यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर निकालोगे। तो इसका तो कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एस्टिमेशन अगर ऑक्सीजन का करना, सबका सभी एलिमेंट का निकाल करके माइनस कर दीजिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, 100 माइनस जितने भी सारे एलिमेंट निकले उसका परसेंटेज को माइनस करके क्या निकाल लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस प्रकार से तुमको परसेंटेज तुम्हारा था इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ ये जो चैप्टर है तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट का, जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिंसिपल एंड जो तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट जिसमें थे, इसलिए काफी लंबा चैप्टर था जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर, उसके आइसोमेरिज्म, उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हमने पढ़ा। उसके बाद तुमको जो है उसके प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये काफ़ी लंबा चैप्टर रहा। उसके एक्सरसाइज वगैरह को तुम सॉल्व करोगे। और आई होप जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, कोई भी बुक से जो खास करके रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रैक्टिस तुम करने के लिए राइशोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर भी आगे क्वेश्चन बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक में तो कम ही क्वेश्चन दिए हुए, या किसी भी करस्पॉन्डेंस मटेरियल से तुम इस सबको सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, तुमको कोई भी पूछना हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो राइशोल ऐप के माध्यम से हमसे टाइम लेकर के रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको प्रैक्टिस तुम काफ़ी कर सकते हो। और एनसीईआरटी से भी जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।